अरे, आज मैं एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म फिंच के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पॉयलर्स आगे हैं। ध्यान रखना और संभल के। फिल्म की शुरुआत में धरती के बर्बाद होने की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। 10 साल पहले एक सोलर फ्लेयर ने ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाया, जिससे तापमान 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। धरती अब ज्यादातर एक बंजर जगह बन चुकी है, जो यूवी रेडिएशन से जली हुई है और भयानक मौसमी घटनाओं के लिए असुरक्षित है। फिंच, जो कुछ बचे हुए लोगों में से एक है, शुरुआत में दिखाया जाता है। वह एक रोबोटिक इंजीनियर है जिसके पास एक सूट है जो उसे गर्मी और यूवी किरणों से बचाता है। बाकी दिनों की तरह वह अपने रोबोट ड्यूई के साथ जरूरी सामान ढूंढ रहा है। जब वह एक दुकान के अंदर जाता है तो उसके माप से पता चलता है कि उस इलाके में यूवी रेडिएशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। इसी बीच रोबोट स्टोर में जो कुछ बचा है उसे उठा लेता है। फिर फिंच को कुछ डॉग फूड लेते हुए देखा जाता है। वहां से निकलने के बाद वह उस जगह को चिह्नित कर देता है ताकि वह उन जगहों का हिसाब रख सके जहां से सामान लिया गया है। अगले दृश्य में फिंच एक सुनसान शहर से गुजरता है जो ओजोन परत के क्षरण की वजह से बर्बाद हो चुका है। यूवी किरणों की वजह से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, इसलिए शहर के ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। अचानक फिंच के सूट से एक चेतावनी आती है कि एक तूफान आ रहा है। वह ट्रक को घुमाता है और एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रख देता है, जबकि विशाल तूफान उसका पीछा कर रहा है। किस्मत से वो अपनी भूमिगत लैब तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जो पहले उस कंपनी की थी जहां वो तबाही से पहले काम करता था। बाद में हमें पता चलता है कि फिंच को टीबी है और वो मर रहा है। उसका कुत्ता और दोस्त गुडियर उसका बड़े घर पर इंतजार कर रहा है। वो कुत्ते को गले लगाता है और चूमता है, फिर जो खाना उसने पहले ढूंढा था उसे तैयार करता है। जबकि गुडियर खाना खा रहा है, फिंच सिर्फ एक ड्रिंक की चुस्की ले रहा है क्योंकि सप्लाई खत्म हो रही है। बाद में एक एआई की मदद से फिंच अपने नए प्रोजेक्ट पर बेसिक इंस्ट्रक्शन अपलोड करता है, जैसे कुत्ते की देखभाल कैसे करें, घर के काम कैसे करें और ऐसे ही। चूंकि फिंच गुडियर को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है, वह उसकी मौत के बाद उसकी देखभाल करने के लिए एक बेहद खास रोबोट बनाने पर काम कर रहा है। फिंच यूवी किरणों और रेडिएशन एक्सपोजर पर बहुत सारी स्टडी कर रहा है। फिर वो डेवी की आंखें निकालकर अपने नए रोबोट में लगा देता है। रोबोट को चालू करने के बाद वो उसे डेटा भेजना शुरू कर देता है। काफ़ी कोशिशों के बाद रोबोट आखिरकार सिर हिलाता है, ये दिखाते हुए कि वो समझ रहा है कि फिंच क्या कहना चाह रहा है। रोबोट की इस प्रतिक्रिया से और इस बात से कि वो एक कदम और आगे बढ़ गया है, फिंच खुशी से झूम उठता है। वो अपने कुत्ते के साथ भी खेलता है, ये सोचकर कि शायद जल्द ही उसे एक नया दोस्त मिल जाए। फिंच फिर रोबोट से कहता है कि वो अपने बारे में कुछ बताए। रोबोट कहता है कि उसके कुछ नियम हैं, जैसे कि इंसानों को नुकसान न पहुंचाना, लेकिन सबसे ज़रूरी नियम यह है कि अगर फिंच नहीं होगा तो उसे हर हाल में गुडियर का ख्याल रखना होगा। अचानक से बिजली चली गई। फिंच हवा की चक्की को ठीक करने निकल पड़ा। उसने केबल जोड़ दी और लाइटें वापस आ गईं। अंदर रोबोट ने खुद का नाम जेफ रख लिया। इसी बीच एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ आता दिख रहा था। फिंच वापस आता है और जेफ को वेदर स्टेशन से जोड़ देता है ताकि वह मौसम का पूर्वानुमान लगा सके। जेफ कहता है कि अगले 24 घंटों में 4 अलग-अलग तूफान उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और वे इनसे बच नहीं पाएंगे। वह यह भी बताता है कि यह करीब 40 दिनों तक चलेगा। यह सुनकर फिंच को लगता है कि उन्हें जल्द ही इस जगह को छोड़ देना चाहिए। वो ये भी मानता है कि सैन फ्रांसिस्को उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। फिर फिंच रोबोट का पूरा शरीर बनाना शुरू करता है। इसे पूरा करने के बाद फिंच रोबोट का ट्रांसफर रेट बढ़ाता है और उसे चलना सिखाना शुरू करता है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जेफ सफलतापूर्वक चलना शुरू कर देता है। फिंच को प्रगति से खुशी है, लेकिन गुडियर रोबोट को पसंद नहीं करता और उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। जैसे जैसे तूफान नज़दीक आता है, फिंच सभी ज़रूरी चीज़ें पैक करना शुरू कर देता है और जेफ का डेटा ट्रांसफ़र सिर्फ 72% पर ही अनप्लग कर देता है।
इस वजह से जेफ पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और बच्चे की तरह व्यवहार करता है। फिंच डेवी को उनके साथ आने के लिए कहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि उसने उसकी आंखें हटा दी हैं। इसलिए वो एक कैमरा लगाता है ताकि वो फिर से देख सके। फिर वो चारों एक आरवी पर चढ़ते हैं और सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। सफ़र की शुरुआत में जेफ बहुत जिज्ञासु होता है और फिंच के हर काम को सीखने की कोशिश करता है। फिलहाल ग्रुप तूफान से बचने में कामयाब हो जाता है। फिर वे एक सुनसान कस्बे में रुकते हैं। फिंच यूवी प्रोटेक्शन सूट पहनता है और जेफ को बाहर आने के लिए कहता है। फिर वह जेफ को ज़रूरी चीज़ें ढूंढने के बेसिक्स सिखाने लगता है और उसे धूप के खतरों के बारे में आगाह करता है। वे धूप में पॉपकॉर्न बनाकर थोड़ा मज़ा करते हैं, जो दिखाता है कि धूप कितनी तेज़ हो गई है। लेकिन उनका मज़ा ज़्यादा देर नहीं चलता क्योंकि फिंच को एक आने वाले तूफान का आभास हो जाता है। वो सबको इकट्ठा करता है तूफान से बचने की कोशिश में, लेकिन आखिरकार तूफान उन तक पहुंच ही जाता है। फिंच जेफ के साथ बाहर भागता है और उसे आरवी को तारों से मजबूत करने में मदद करने को कहता है। जब फिंच थक जाता है तो जेफ काम संभाल लेता है और काम को पूरा कर लेता है। फिर फिंच आरवी के अंदर जाता है और उसे सुरक्षित करता है। थोड़ी देर में एक बड़ा सा तूफान आता है और तार एक के बाद एक टूटने लगते हैं, जब तक कि सिर्फ एक नहीं बचता। खुशकिस्मती से तूफान गुजर जाता है और सब सुरक्षित हैं। फिंच जेफ के अच्छे काम की तारीफ करता है, लेकिन यह देखकर निराश हो जाता है कि गाड़ी का आगे का टायर खराब हो गया है। उनके पास एक स्पेयर टायर है, लेकिन गाड़ी उठाने के लिए जैक नहीं है। हालांकि जेफ अपनी ताकत से गाड़ी उठाता है और फिंच को टायर बदलने के लिए कहता है। अगली सुबह जेफ गुडियर से बात करने की कोशिश करता है, कहता है कि वह कुत्ते की भाषा सीखने की कोशिश कर रहा है। फिंच उठता है और जेफ को समझाता है कि उसे और गुडियर को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में समय लगेगा। उस दिन बाद में एक साइन बताता है कि सैन फ्रांसिस्को 1522 मील दूर है। फिंच तो हैरान रह गया जब जेफ ने उससे ट्रस्ट के मतलब को समझाने को कहा। तो उसने अपनी ही जिंदगी की कहानी सुनाई, कैसे उसने एक प्रोजेक्ट के दौरान अकेले ही एक सॉफ्टवेयर की समस्या को सुलझाया लेकिन पूरी टीम का नाम लिया। ऐसा करके वो उनका विश्वास जीत पाया। इस बीच फिंच की सेहत और खराब होती जा रही है। वे एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहां फिंच को खून की उल्टी होती है। यह समझते हुए कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, फिंच गुडियर को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है ताकि वह उसके साथ खेल सके। इसी दौरान जेफ आरवी के साथ प्रयोग करता है। गाने बजाते हुए वह गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। अपने फूहड़पन के कारण वह हैंड ब्रेक छोड़ देता है, जिससे आरवी एक कार से टकरा जाती है। जब फिंच जेफ का सामना करता है तो वह मासूम बनने की कोशिश करता है। फिर वह आरवी को पीछे करता है, लेकिन उसे फिर से क्रैश कर देता है। गुस्से में आकर फिंच दिखाता है कि जब उसकी त्वचा धूप के संपर्क में आती है तो क्या होता है। फिर वह जेफ पर चिल्लाता है, यह जोर देकर कहता है कि उसकी एकमात्र जिम्मेदारी गुडियर की देखभाल करना है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद फिंच जेफ को गाड़ी चलाना सिखाने का फैसला करता है। शुरुआत में जेफ हमेशा की तरह हाथ पैर फंसाता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है और वह स्मूथली गाड़ी चलाने लगता है। फिंच को इस प्रगति से खुशी होती है, हालांकि कुत्ता अभी भी संदेह में है। रात में वे सड़क किनारे कैंप करने के लिए रुकते हैं, जहां ओजोन परत की अनुपस्थिति के कारण शानदार नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं। जेफ कहता है कि रात को गाड़ी चलाएं, दिन के खतरों की बात करते हुए। लेकिन फिंच उसे समझाता है कि भूखे लोग रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है। सुबह होते ही फिंच को खून की उल्टी होती है और वो कांपने भी लगता है। जेफ उसकी अच्छे से देखभाल करता है और पूछता है कि क्या उसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। इसके बाद वे अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। एक बड़े शहर पहुंचने पर जेफ डेवी को जगाता है और दोनों सामान ढूंढने निकलते हैं। उन्हें एक अस्पताल दिखता है जो लूटा हुआ लगता है, हालांकि जेफ को यह अभी पता नहीं चलता, इसलिए वह अंदर चला जाता है। जब फिंच जागता है तो उसे पता चलता है कि दोनों रोबोट गायब हैं। ये जानते हुए कि मुसीबत आने वाली है,
अपनी कमजोरी के बावजूद वो तैयार होता है और जेफ और डेवी को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे पता नहीं कि कोई छाया में से उसे देख रहा है। ऊपर जेफ खुशी से झूम उठता है जब उसे खाना, दवाई और अपने लिए एक स्टाइलिश जैकेट मिलती है। वहीं डेवी को कुछ स्नैक्स तो मिल जाते हैं, लेकिन वो पास में रखे बियर ट्रैप को नहीं देख पाता। जैसे ही वह स्नैक्स की तरफ बढ़ता है, भालू के जाल ने उसे चीर डाला। परेशान फिंच उसे ढूंढता है, माफी मांगता है और फिर अपनी शक्ति को बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद फिंच को एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है और वह जेफ को भी ढूंढ लेता है। फिंच जोर देकर कहता है कि वे अब और उस जगह पर नहीं रह सकते क्योंकि वह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिंच को अपने पैरों पर खड़े रहने में मुश्किल हो रही है। अपने आरवी तक पहुंचते ही वे तुरंत वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एक गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। कुछ दूरी बनाने के बाद फिंच स्टीयरिंग जेफ को सौंप देता है और उसे अब से कोई गलती न करने की हिदायत देता है। वह यह भी नोटिस करता है कि वह कार अब भी उनका पीछा कर रही है। वो हेडलाइट्स बंद कर देते हैं क्योंकि जेफ अंधेरे में देख सकता है। जबकि वो रहस्यमय कार उनका पीछा करती रहती है, फिंच जेफ को सुझाव देता है कि वो एक्सीलरेटर दबाकर गति बढ़ाए। जैसे ही वो तूफान में घुसते हैं, फिंच स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है और गाड़ी को सड़क से हटा देता है। वो अंडरपास का इस्तेमाल करने की योजना बनाता है, भले ही जेफ समझाने की कोशिश करता है कि आरवी की ऊंचाई अंडरपास की ऊंचाई से ज्यादा है। फिंच चेतावनी को नज़रअंदाज कर देता है, जिसके चलते एक हादसा होता है और आरवी के सोलर पैनल्स बर्बाद हो जाते हैं। हादसे के बाद जेफ अपनी ताकत लगाकर आरवी को वापस ट्रैक पर लाता है। उनके पीछे चल रही कार पास आती है, लेकिन थोड़ी देर रुककर फिर चली जाती है। यह देखकर कि वे अकेले हैं, फिंच बाहर दौड़ता है और देखता है कि उनके सारे सोलर पैनल खराब हो गए हैं। वह खुद को कोसने लगता है कि उसकी गलत फैसले की वजह से ऐसा हुआ और मानता है कि वह इसे ठीक नहीं कर सकता। जेफ फिंच को यकीन दिलाता है कि वे अभी भी सैन फ्रांसिस्को पहुंच सकते हैं, लेकिन फिंच चिढ़कर जेफ को चुप रहने के लिए कहता है। गुस्से में फिंच वापस गाड़ी में चला जाता है, जेफ को बारिश में खड़ा छोड़कर। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद जेफ अंदर आता है और फिंच को बताता है कि उसे लगता है कि वे अभी भी सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच सकते हैं। इस बीच फिंच एक और कहानी सुनाता है, जिसमें वह लोगों में अपने अविश्वास और कैसे उसने गुडियर को एक बैग में पाया, इस बारे में बताता है। वह गुडियर के डर और अकेलेपन की बात करता है और कैसे उसने उसे हर कीमत पर बचाने की कसम खाई थी। फिंच यह भी कहता है कि भूख अच्छे लोगों को भी हत्यारा बना सकती है, लेकिन इसने उसे एक कायर बना दिया, जबकि छोटे लड़के एक सुपरमार्केट में एक युवा लड़की और उसकी मां को मार डालते हैं। अगली सुबह एक साइन बोर्ड पर लिखा था कि सैन फ्रांसिस्को 480 मील दूर है। जेफ गाड़ी चला रहा था और कमजोर फिंच आराम कर रहा था। अचानक जेफ को विंडशील्ड पर एक तितली दिखी। उसने गाड़ी रोकी, फिंच को जगाया और तितली की तरफ इशारा किया। फिंच ने हाथ बढ़ाया और पाया कि अब सूरज की रोशनी उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। वह बाहर निकलता है और धूप महसूस करता है। यूवी रेडिएशन का स्तर इतना कम हो गया है कि अब वह खतरनाक नहीं है। एक फूल और एक और तितली को देखकर वह दिल खोलकर हंसता है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए वे फूलों से भरे मैदानों से गुजरते हैं। बाद में फिंच तैयार हो जाता है और वे धूप में पिकनिक करने का फैसला करते हैं, जो फिंच के लिए एक दशक से भी ज्यादा समय में पहली बार होता है। फिंच अपने पुराने दिनों की और यादें साझा करता है और कहता है कि काश वो अपनी जिंदगी से ज्यादा कर पाता। ये सुनकर जेफ उत्साहित होकर उठता है और समझाता है कि अगर वो अभी निकलें तो करीब 18 घंटे में गोल्डन गेट ब्रिज पहुंच जाएंगे। लेकिन फिंच कहता है कि वो नहीं जा सकता। उदास जेफ फिर वादा करता है कि जब फिंच नहीं रहेगा तो वो गुडियर का ख्याल रखेगा। फिर फिंच गुडियर की गेंद निकालता है और दोनों फिंच का खेल खेलने लगते हैं। फिर वह गेंद जेफ को देता है और समझाता है कि कुत्ते के साथ भरोसा बनाने का ये पहला कदम होता है। फिर दोनों थोड़ी देर मस्ती करते हैं, जब अचानक फिंच खून उगलने लगता है। उसका सफ़ेद सूट अब खून से सना हुआ है।
जब जेफ पूछता है कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है, फिंच जवाब देता है कि उसने पहले ही कर दिया है। फिर वह जेफ का हाथ मिलाता है और वे गले मिलते हैं। यहाँ जेफ साफ तौर पर परेशान दिख रहा है और हम देख सकते हैं कि उसे भी भावनाएं हैं। फिर जेफ फिंच को आरवी में ले जाने में मदद करता है, जहां वह लेट जाता है। गुडियर फिंच को दिलासा देता है, जबकि जेफ उनका सामान पैक करता है। फिंच अपने प्यारे दोस्त को एक बार फिर पीठ थपथपाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। दोनों फिर फिंच को उसके यूवी सूट के साथ मैदान में जला देते हैं। जब वे शोक मनाने से फारिग हो जाते हैं, तो जेफ फिंच के दैनिक काम को आगे बढ़ाता है और कुत्ते को खाना खिलाता है। फिर वो दोबारा फेंच खेलते हैं। जेफ के साथ गुडियर को सुरक्षित महसूस होने लगता है और वो बदलने लगता है। जेफ को भी लगता है कि अब गुडियर की जिम्मेदारी उसकी है और वो फिर से चल पड़ते हैं। वो गुडियर से दोस्ती कर लेता है, जो आखिरकार उसे गले लगा लेता है। जब वे आखिरकार गोल्डन गेट ब्रिज पर पहुंचते हैं, तो जेफ फिंच के लिए एक यादगार बनाता है। वहां उन्हें कई संदेश मिलते हैं जो लोगों ने अपने प्रियजनों के लिए छोड़े हैं, उन्हें बताने के लिए कि वे कहाँ मिल सकते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि और भी बचे हुए लोग हैं, परिवार के सदस्यों के फिर से मिलने की संभावना के साथ। आखिरी दृश्य में जेफ फिंच गुडियर और खुद की अपनी बनाई हुई ड्राइंग को फेंस पर चिपका देता है। फिर वो दोनों कहीं और चले जाते हैं।